नमस्कार, मैं ज्योत्सना टंडन हाजिर हूं किसान चैनल में आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि परिक्रमा की एक नई कड़ी लेकर। कोविड-19 के इस दौर में धीमे धीमे निकलती हमारी अर्थव्यवस्था अब गतिमान होने लगी है और इसका प्रमाण है ग्रीन शूट्स। और इसी ग्रीन शूट्स में से एक और पुरजोर सरकारी कोशिश का नतीजा है 10,000 नए एफपीओ को नए दिशा निर्देशों के तहत बनाने और सक्रिय करने की मुहिम। इसी को ध्यान में रखकर हम लाए हैं आपके लिए माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के ये उद्गार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों ने शिरकत की। मीटिंग के मुख्य रूप से 3 एजेंडे रहे। इनमें कृषि अवसंरचना कोष, किसान क्रेडिट कार्ड परिपूर्णता स्कीम और किसान उत्पादक संगठनों के लिए नई नीति शामिल रहे। इस पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दूरदर्शन किसान से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 6 वर्षों से इस बात का प्रयत्न कर रही है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़े, हमारे देश में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बढ़े, जिससे किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। इसलिए विगत कार्यकाल में भी अनेक रिफॉर्म किए गए, योजनाएं बनी और उनसे किसान देश भर का लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए, इस दिशा में अनेक निर्णय किए हैं। उनमें प्रमुख रूप से देश में 10,000 एफपीओ कृषि उत्पाद संगठन ये बनाने का निर्णय लिया। हमारे देश में लगभग 85% किसान छोटे और मझोले हैं। छोटे किसान का रकबा छोटा है, इसलिए वो बड़ी पूंजी का निवेश नहीं कर सकता, उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है और निजी निवेश भी उसके पास तक नहीं पहुंचता। उसका उत्पादन भी छोटा होता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उससे भी वो उपेक्षित रहता है। उसका जितना उत्पादन होता है उसको भी अच्छे मूल्य नहीं मिल पाते और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पाद संगठन बनाए जाएं, जिसमें छोटे छोटे किसानों के समूह बने। वो सारे समूह में किसान आकर विचार करें, प्रशिक्षण लें और चूंकि वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो जो किसान को उत्पादन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो सीड की हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र की हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की हो, सिंचाई की हो, ये सब आवश्यकताएं भी सामूहिक हो जाएंगी। और जब सामूहिक रूप से इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो ये सब आवश्यकताएं थोक भाव पर पूरी होंगी। इससे लागत में कमी आएगी, जो प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इस प्रोडक्शन को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किसान बेच पाएगा। इससे उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ये एफपीओ किसान का उत्पादन बढ़े, उसके खेत की उत्पादकता बढ़े, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है। तो 300 किसानों का समूह होगा तो वो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकेंगे, सभी किसानों की ट्रेनिंग भी हो सकेगी, वो क्लस्टर खेती की ओर भी प्रवृत्त हो सकेंगे। और इस दृष्टि से एफपीओ 10,000 बनाना और किसान के जीवन स्तर में सुधार लाना, यह एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है।
और अब बात करते हैं कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड की, और आज देखेंगे कि हम किस पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद हैं ICAR के संपादक अशोक सिंह जी, और आज हम चर्चा करेंगे जिस पुस्तक पर, वो है डेयरी, पशु और प्रजनन। अशोक सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक है ICAR की, इसका लिखने का उद्देश्य क्या है? ज्योत्सना जी, हम लोग बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा देश जो है विश्व में पिछले 20 वर्षों से दुग्ध उत्पादन में, यानी दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि टॉप पर है, और लगातार बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि डेयरी उद्योग का हमारे देश में कितना महत्व है। और सदियों से पशु किसानों के लिए पशु पालना एक समृद्धि का प्रतीक भी रहा है, और हर घर के बाहर एक पशु जरूर वो लोग रखते हैं। तो आज जो हम लोग जिस किताब की कर रहे हैं, ये किताब इसी उद्देश्य के लिए लिखी गई है कि जो डेयरी पशु जो हैं उनमें किस तरह के रोग होते हैं, किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उसके लिए किसान क्या कर सकते हैं, और बहुत ही साधारण चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया गया है इस किताब में। तो इस किताब की खूबी यही है, शायद लिखने का उद्देश्य भी यही है इस किताब का। और किस तरीके की बातें जो हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं, थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं जानना चाहूँ, क्या क्या विषय हैं, किस तरह के पाठ हैं इस किताब में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस किताब के जो लेखक हैं, 4 लेखक हैं इस किताब के, और वो लेखक हैं निशांत कुमार जी, शिव प्रसाद, SL कंबोज और MS लठवाल जी। ये चारों जो हैं, ये जो देश की शीर्ष डेयरी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर ये वैज्ञानिक हैं। और इनके लंबे एक्सपीरियंस है यहाँ पर पशु प्रजनन से संबंधित, पशुओं से संबंधित रोग से रिलेटेड। तो इन्होंने किसानों के साथ भी काम किया और संस्थान में अनुसंधान भी काम किया। तो उसी का ये एक तरह से समझिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन है इस किताब में। उनके अनुभवों को इसमें साझा किया गया है, जो किसानों के अनुसार उन्होंने काफ़ी बातें इसमें लिखने की कोशिश की है। इस किताब को उन्होंने सुविधा के लिए, बहुत छोटी किताब है ये, मतलब आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शिका की तरह किताब है, और बहुत 78 पेज की सिर्फ किताब है ये, और इसको 4 चैप्टर्स में इसको सिर्फ डिवाइड किया गया है। और इस पूरी जो किताब है, पशु प्रजनन में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या उनके बारे में किसानों को जानना चाहिए, उस तरह की बातों पर चारों जो अध्याय हैं वो आधारित हैं। जैसे चारों अध्यायों की बात अगर हम लोग करें तो पहला जो अध्याय है वो सामान्य प्रजनन पर है। तो जो एकदम बेसिक बातें हैं सामान्य प्रजनन की, जो पशु हैं, डेयरी पशु हैं, उनके बारे में वो किसानों को उसमें बताया गया है। दूसरा चैप्टर है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल। जी अशोक जी, मैं जानना चाहूंगी इस पुस्तक के लेखकों के बारे में। इस पुस्तक की खासी बात ये है कि ये भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो हमारे यहाँ का शीर्ष डेयरी रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये कार्यरत है। यहाँ के ही 4 लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने किताब लिखी है। और उससे पहले मैं किताब की एक झलक दिखाना चाहूँगा। मैं ये किताब है ये, और इसके जो लेखक हैं ये निशांत कुमार जी हैं, शिव प्रसाद जी हैं, SL कंबोज जी हैं और SS लठवाल जी हैं। ये चारों अपने फील्ड में बहुत ही अनुभवी हैं। इन्होंने किसानों के साथ भी काम किया है और संस्थान के साथ में अनुसंधान भी किया है इसी विषय पर, डेयरी जो पशु है उनके प्रजनन से संबंधित। तो उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने इस किताब में रखने की कोशिश की है। और बहुत ही छोटी किताब है, जो एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरह से ये मार्गदर्शिका की तरह जो पशुपालक है उनके लिए उपयोगी हो सकती है। जी, अगर इसके पाठ की बात करूं तो किस तरह के पाठ हैं, किस तरीके की जो बातें, या जैसे आप बता रहे हैं कि एक तरीके से एक गाइडलाइन का काम करती है, तो किस तरीके की बातें जो हैं वो इस किताब के अंदर बताई गई हैं, खासकर पशुपालकों के लिए? हाँ, तो ये किताब जैसा कि बताया कि बहुत छोटी किताब है और इसको बहुत ही संक्षिप्त रखने का प्रयास किया गया है और बहुत ही सैद्धांतिक नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा जोर है। जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो सामान्य प्रजनन के बारे में, कि मतलब जो पशु जो उन्होंने पाले हुए हैं उनमें सामान्य प्रजनन की क्या स्थिति होती है और सामान्य तौर पर क्या क्या उसकी बातें होती है जिनसे उनको पता चलता है कि पशु मतकाल में है, उसका कब इंसेमिनेशन करवाना चाहिए, जो और भी चीज़ें हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो कृत्रिम
प्रजनन के ऊपर है, यानी कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है उसके ऊपर। और ये भी मैं बता दूं कि इस बार के बजट में ये रखा गया है कि जो कृत्रिम प्रजनन है अब तक जो 30% होता था उसको 70% तक लाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे जो और अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रजनन संभव है, जिसका जो इंसेमिनेशन होता है वो बाहर से जो पशु आते हैं उनसे संभव है, और जो इनकी जो नस्लें हैं उनको सुधारा जा सकता है। तो कृत्रिम प्रजनन के क्या फायदे हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, उस चैप्टर में वो सब बातें बताई गई हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो इस बात पर है कि जो प्रजनन से संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको कैसे रोकथाम करें और क्या क्या उनके पीछे सावधानियां रखनी चाहिए। और चौथा जो चैप्टर है वो प्रबंधन के बारे में, कि जब हो जाता है नवजात शिशु जब हो जाता है उसका कैसे प्रबंधन करें, कैसे देखभाल करें, कैसे पोषण करें। तो बहुत ही सहज और सरल लैंग्वेज में ये किताब जो है ये इस तरह से प्रस्तुत की गई है। जी, तो पुस्तक का नाम है डेयरी, पशु और साथ ही के साथ प्रजनन। तो इसके अंदर जो तमाम जो समस्याएं आती हैं पशुपालन में या प्रजनन में, जिस तरीके की समस्याएं आती हैं उनका जो समाधान है वो भी दिया गया है। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो पशुपालक हैं कहाँ से पुस्तक ले सकते हैं और इसका कितना मूल्य है? ये पुस्तक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ही प्रकाशित की है, और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर, जो IRI दिल्ली में पूसा में स्थित है, वहाँ के सेल काउंटर से ही अभी तो फ़िलहाल मिल सकती है, क्योंकि अभी तो डाक से भेज पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और जो किसान हैं उनको जब भी ये थोड़ा सा ख़त्म होता है तभी वो ले पाएंगे। और सिर्फ 170 रुपये मूल्य की ये किताब है और 78 पृष्ठ की छोटी सी किताब है, और ये काफ़ी जो डेयरी पालक है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है ये। चलते चलते एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है या केवल किसी एक भाषा में? नहीं, ये सिर्फ हिंदी में ही है, और अंग्रेजी में जो पुस्तक है वो अलग तरह की पुस्तक है। वो बेसिकली वो साइंटिफिक ज़्यादा है, टेक्निकल ज़्यादा है। लेकिन ये जो है ये जो हिंदी भाषी जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उन्हीं को दृष्टि पर रख के इसको लिखा गया है। और इसमें खासतौर से जो अनुभवों को साझा किया गया वो ऐसे अनुभव हैं कि जब किसानों के वैज्ञानिकों का जब तालमेल होता है, जब उनसे मेल मिलाप होता है, तो वो जो सवाल करते हैं, जो व्यवहारिक अपनी समस्याएं रखते हैं, उसको काफ़ी हद तक इस किताब में उन चीज़ों को रखने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर कोई इस किताब को लेता है तो जैसा कि पहले भी बताया कि ये एक तरह से मार्ग निर्देशिका की तरह काम करती है, तो इससे वो टिप लेके भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, जिसमें कि पशुपालक मतलब जो पशु चिकित्सक है वहाँ तक जाने की शुरुआती स्तर पर ज़रूरत ना पड़े, शुरुआती स्तर पर वो अपना संभाल सकता है। और जब ऐसी भी स्थितियाँ बताइए कि अगर जब ये ऐसा हो जाता है तो कब जाना चाहिए पशुपालक मतलब जो चिकित्सक है उनके पास, और किस तरह का इलाज करवाना चाहिए। तो आम बोलचाल की भाषा के अंदर जो है वो ये किताब लिखी गई है, और हमारे जो पशुपालक हैं वो इसको खरीद सकते हैं, और इसका मूल्य भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में हैं और किसी तरह की प्रजनन में आपके पशुओं को किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उसमें तमाम वो बातें जो हैं वो इसके अंदर दी गई हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आप शुरुआती स्तर पर उनका समाधान कर सकते हैं। तो अशोक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर और आपने इस पुस्तक के लिए चर्चा की और इतनी अच्छी जानकारी इसके संबंध में दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं कृषि शिक्षा की और रुख करते हैं हमारी सहयोगी मोनालिसा का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कृषि शिक्षा और रोजगार खंड में आज इग्नू के प्रोफेसर SK यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं इस भेंट वार्ता को।
कौशल विकास से जुड़े जो इग्नू के पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए बात करते हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार यादव से, जो निदेशक है कृषि विद्यापीठ इग्नू में। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर यादव। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है वो कोरोना के संक्रमण का समय, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं इस वक्त अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में कई तरह की सोच उभर रही है। लोग चाहते हैं कि इस समय का सदुपयोग करें। ऐसे में जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया है, तो इसे देखते हुए जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से इग्नू के जो पाठ्यक्रम हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। ये भारत आत्मनिर्भर भारत जो है हमेशा एक कृषि प्रधान देश रहा है, और जब तक कृषि आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जैसा कि पता है वर्तमान समय हमारा जो है वो काफ़ी महामारी का दौर है, और इसमें लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रुके हुए हैं। इसमें दूरस्थ शिक्षा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है और हो रहा है। इसके माध्यम से लोगों तक कौशल विकास पहुँचाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने लोग हमारे चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों या जो हम जिनको घरों में गृहिणी महिलाएं हों, जो भी अपने कौशल का विकास करना चाहती हैं किसी भी कृषि या उससे संबंधित उद्यमों में, वो हमारे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि ज्ञान दर्शन चैनल में आप जो है आप उसको देखिए। आप DTH पर स्वयं प्रभा चैनल देखिए, उससे हमारे पाठ्यक्रमों की जानकारी पता चलेगी। फेसबुक पर भी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अपने पाठ्यक्रमों की चर्चा और उससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ऐसा हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वर्ग के लोग, वर्ग का मतलब जैसे वो चाहे मजदूर वर्ग के हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जो भी कृषि से संबंधित अपनी दक्षता या जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनकी थोड़ी और स्किल की ज़रूरत है बढ़ाने की या उनका नॉलेज बढ़ाने की, वो हमारे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले करके अपने आप को और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। जी प्रोफेसर यादव, आपने गृहिणियों का जिक्र किया, तो हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो गृहिणियां हैं वो किसी न किसी छोटे मोटे स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्य तो करती ही हैं, लेकिन अगर इसी को वो स्वरोजगार में बदलना चाहती हैं और इनसे जुड़ी जानकारी चाहती है, तो किस तरह का जो कोर्स है वो इग्नू के माध्यम से वो कर सकती हैं? जी, हमारे पास एक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम सबको पता है कि घरों में जितने भी तरीके के खाद्यान्न बनाए जा सकते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, खास करके फलों और सब्जियों से, वो हमारे बहुत ही पुराने समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है और आज भी वो कायम है। तो अगर किसी गृहिणी को और ज़्यादा उसमें दक्षता हासिल करना है तो ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर के फलों और सब्जियों से विभिन्न तरीके के उत्पाद बना सकते हैं। अगर और थोड़ी और हायर लेवल पे और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल है और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें डेयरी से संबंधित मतलब आप दूध से कैसे डिफरेंट उत्पाद बना सकते हैं, ये सारे उत्पाद जो है वो घरों में बनाया जा सकता है। और जैसा आजकल ऑनलाइन का दौर है, अगर इसमें कोई रोजगार भी स्थापित करके और जैसे हम ऑनलाइन डिलीवरी का मैकेनिज्म देखते हैं, उसके तहत अपने खाद्य पदार्थों को अच्छी क्वालिटी के बना करके बेच सकते हैं। और इसके लिए आपको मानक हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहाँ से संपर्क करके आप उन मानकों का पालन करते हुए व्यवसाय कर सकते हैं। हम इस वक्त कोरोना के संक्रमण की स्थितियों के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। दैनिक मजदूरों के सामने भी बड़ी परेशानियां आई, वो इस समय किस तरह के कोर्स कर सकते हैं? आप उन्हें क्या सुझाव देंगे ताकि वो अपने कौशल का विकास कर सके इस समय? देखिए, दैनिक मजदूर सारे हमारे जो गांव में पहुंच चुके हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके की कृषि से संबंधित कौशल विकास की ज़रूरत है तो वो सारे जितने भी पाठ्यक्रम हमारे हैं उसमें से वो देख सकते हैं। और जिन पाठ्यक्रम को वो उचित समझते हैं, जो उनके चाहे वो खेत से संबंधित हो या उनके वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित हो, ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर के अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो मजदूर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों जहां पर कृषि से संबंधित स्किल उनके पास ना हो, लेकिन इस समय चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और हमेशा रहेगा,
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, तो वो अगर वहाँ पर अपना कुछ रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय सबसे उचित समय है। और दूरस्थ शिक्षा सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति है जिसके तहत विश्वविद्यालय आपके पास खुद पहुंच करके आपको शिक्षा प्रदान कर सकता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर यादव, हम गृहिणियों और दैनिक मजदूरों की बात कर रहे हैं, साथ ही जो ग्रामीण युवा है अगर वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसके साथ ही वो परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, जो साक्षरता स्तर है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे में ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि इन जो कोर्सेज़ का जिक्र अभी आपने किया है उसमें किस तरह की फीस की आवश्यकता होती है और साथ ही कितनी योग्यता की ज़रूरत होती है। हमारे जो मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, इनमें सारी में अहर्ताएँ सबसे ज़्यादा अगर हैं तो किसी केवल क्लास 12th पास है, किसी में 8 पास है, किसी में लिटरल होना चाहिए, किसी में 10th पास है। तो इसमें अहर्ताएँ भी बहुत ज़्यादा ऐसी कठिन नहीं है। लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर 12 पास हैं तो कर सकते हैं। रही बात फ़ीस की, तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा सारे पाठ्यक्रमों में जो फ़ीस रखी जाती है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रखी जाती है और बहुत नॉमिनल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ीस कुछ चार्ज नहीं होता है और ये प्रयास किया जाता है कि ये शिक्षा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, या डिसएडवांटेज ग्रुप जिनको हम बोलते हैं, जैसे जो लोग डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहते हैं वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए फ़ीस का बहुत ही इसमें नॉमिनल रखा जाता है। जी प्रोफेसर यादव, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा हैं और जो गृहिणियां हैं वो ज़रूर इग्नू के द्वारा संचालित इन कोर्सेज का जो है वो लाभ उठाएंगे और मुश्किल भरे इस वक्त को भी सुअवसर में बदल देंगे। आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो शिक्षा और करियर के खंड से बाहर निकलकर चलते हैं लोक संगीत और मौज मस्ती की आगोश में। हमारा देश उत्सव धर्मा है और वसुदैव कुटुंबकम की मूल भावना से सजा सवरा है। इसी मूलभूत सत्य को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अलग अलग मंचों पर कई बार कह चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ईद के बारे में, क्योंकि ईद आ चुकी है। तो आइए देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। हुस्न से मामूर भी है, ईद का दिन है, फज़ा हुस्न से मामूर भी है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद कहती है कि फूलों की तरह खिल जाओ, ईद कहती है कि फूलों की तरह खिल जाओ। ईद वालों यही मौका है, गले मिल जाओ। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। खुशी का जश्न मनाओ, ये ईद का दिन है। गले सभी को लगाओ, ये ईद का दिन है। जो रखा रोजा तरावी पढ़ी कुरान सुना, रखा रोजा तरावी पढ़ी कुरान सुना। जो रखा रोजा तरावी पढ़ी कुरान सुना, तरावी पढ़ी कुरान सुना। जो रखा रोजा तरावी पढ़ी
इसकी बरकतें, अब इसकी बरकतें पाओ, ये ईद का दिन है। पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर, पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर, पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर। खास तौर से ये शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो। पड़ोसी भाई बहन, पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर, पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर, पड़ोसी भाई बहन तुमसे हो नाराज अगर। उन्हें घर अपने बुलाओ, ये ईद का दिन है। सियासत की कहीं बात करे, आज कोई सियासत की कहीं बात करे, ना आज कोई सियासत की कहीं बात करे, ना आज कोई सियासत की कहीं बात करे। तराने प्यार के गाओ, ये ईद का दिन है। और ईद की इसी मस्ती में हम आ पहुंचे हैं कृषि परिक्रमा के अंत में। तो आज बस इतना ही। मैं अपनी पूरी कृषि परिक्रमा की टीम के साथ आपसे विदा लेती हूं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।